एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आपके लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का सेशन। ठीक है जी, इसके 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। थर्ड सेशन है सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो जीके का पोर्शन रहता है उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी ईजी हो जाते हैं अगर हम इनके जो है कंसेप्ट हैं और करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है उसको रिवाइज करके जाएँ। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जो है डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है डिफरेंट कंटेंट और जो है कोर्सेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पीडिया आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन है सब्सक्रिप्शन का। आप अगर डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसका कोर्स आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। और उस कोर्स को एक्टिवेट करने के बाद आपके पास उसका सारा वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ पीडीएफ, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सारा कंटेंट जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, आपको जस्ट अभी पीडीएफ पे पंजाब अलाइड की सब्सक्रिप्शन लेनी है। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 2500। ठीक है, तो इतनी नॉमिनल कॉस्ट में अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स को क्या है अच्छे कंटेंट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और अगर इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट 9517773651 पर। ठीक है जी, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और हम सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि regressive taxation method has dash rate of tax for dash value or volume on which the tax is being imposed। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से पढ़ के करना है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। कौन से होते हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है और एक होता है रिग्रेसिव। ठीक है जी, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में पूछा गया है कि रेट ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, किसकी वॉल्यूम, इनकम की वॉल्यूम या फिर वेल्थ की वॉल्यूम के हिसाब से टैक्सेस के रेट क्या होते हैं, बढ़ते हैं या कम होते हैं। क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे कौन से टैक्सेशन के सिस्टम होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसमें क्या होता है, जितना इंक्रीज इन इनकम हुआ है, जितना % इंक्रीज इन इनकम हुआ है, टैक्स इस हिसाब से लगाया जाता है कि उतना % जो है टैक्स रेट वो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल में क्या होगा, जितना % इंक्रीज इन इनकम होगा उतना % ही है, उतना ही प्रोपोर्शनेटली क्या है हमारा जो है टैक्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होता है, विद द इंक्रीज इन इनकम जो टैक्स रेट है वो भी ज़्यादा लगते हैं, बट जो टैक्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनकम का लेवल है वो 10% बढ़ा होगा, बट जो टैक्स रेट है वो कितना बढ़ जाएगा, 15%। ठीक है, और थर्ड होता है जो होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ योर इनकम द टैक्स रेट गोज डाउन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, आपकी जो इनकम बड़ी होती है उस हिसाब से टैक्स रेट इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम प्रोपोर्शनेटली द टैक्स रेट आर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बी इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेस एंड डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इनकम। ठीक है, सी हो गया डिक्रीजिंग टैक्सेस रेट एंड डिक्रीजिंग इनकम, या डी इंक्रीजिंग टैक्सेस विद इंक्रीजिंग इनकम। ठीक है, तो अगर बात करें रिग्रेसिवली हमने क्या किया है कि टैक्स रेट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, विद इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट जो होते हैं प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, ये इसका आपको क्लियरली जो है तीनों ही कंसेप्ट को, तीनों ही मेथड्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ये हमारी है जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग, जो भी आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो करेक्ट कोड है वो बताना है। ठीक है, करेक्ट कोड, इनकरेक्ट कोड, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज मेजर हाईलाइटेड प्लान ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स होते थे उनमें क्या होते थे, इंपॉर्टेंट थीम्स होते थे, उनमें इंपॉर्टेंट गोल्स होते थे। ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान का क्या बोल रहे हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो एक इंपॉर्टेंट प्लान था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि अंडर 7th 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया क्या थी, पहले ज़्यादातर जो भी था सारा पब्लिक स्फेयर में था। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था। उसके बाद कौन से 5 ईयर प्लान में इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्रोच किया था। ठीक है, इस अप्रोच को स्टेटमेंट बोल रही है कि 7th जो है प्लान था उसमें इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है जी,
तो कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है, A1 ओनली, B बोथ 1 एंड 2, C2 ओनली या D नन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है A1 ओनली, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें जो है 7th एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये जो 7th 5 ईयर प्लान है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो 7th वाला जो है हमारा गलत है, क्योंकि 7th नहीं 2nd 5 ईयर प्लान में इंडिया ने क्या किया था, जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का अप्रोच था उसको क्या है ऑप्ट कर लिया था, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग द 2nd 5 ईयर प्लान, ठीक है। और जो 8th 5 ईयर प्लान था इसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है काफ़ी फोकस किया गया था, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इसी 8th 5 ईयर प्लान का क्या था, मेन जो हमारा गोल था। और इसको राव मनमोहन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लान जो था बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर भी हमें लेके गया, ठीक है। और कौन सा प्लान बोलते हैं इसको, राव मनमोहन प्लान, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, उसमें 2 टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। किसको, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को क्या होता है बैलेंस करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाते हैं सारे पॉलिसी रेट्स, क्लियर है। तो उन्हीं पॉलिसी रेट्स में से रेपो रेट का क्या मीनिंग है, ठीक है। अगेन एक हमारा इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए है, व्हेन अ बैंक इज इन नीड ऑफ कैश इट कैन डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अवे लोन फैसिलिटीज फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कैश जब भी चाहिए होगा बैंक को, वो क्या कर सकता है, अपने बिल जो है वो जाके आरबीआई से डिस्काउंट करा के पैसे ले सकता है। डज इट मीन रेपो रेट, ठीक है। बी स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन अ बैंक हैज एक्सेस कैश दे बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट कैश ऑन द कंडीशन दैट रीसेल, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि अभी बैंक के बारे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने जाके जो आरबीआई की सिक्योरिटीज हैं उसको परचेज कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद वो बाद में उसको वापस क्या है रीपरचेज कर लेगा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, द रेट एट विच आरबीआई अलाउज द टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द कंडीशन दैट बैंक विल रीपरचेज, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, आरबीआई परचेज कर लेगी जो भी सिक्योरिटीज होंगी किसकी, कमर्शियल बैंक की, और उसके बदले में उनको क्या दे दिया जाएगा, टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज देगी, ठीक है। तो कौन से रेट पे कौन सा जो है ऐसी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सभी आपको क्या है रिवाइज करके चलने हैं, ठीक है। डी स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ रेट दैट इज ऑफर्ड बाय बैंक्स टू द मोस्ट वैल्यूड कस्टमर और प्राइम कस्टमर, ठीक है। तो इनमें से रेपो रेट की सही डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और उसके अलावा रेपो रेट को तो अभी हम कर लेंगे, बाकी की जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ की हैं इसको आपको खुद से रिवाइज करना है, ठीक है। कौन सी रेपो रेट की है, रिवर्स रेपो रेट की है, पॉलिसी रेट की है, ये सभी जो है डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा सी, ठीक है। रेपो रेट होता है एक शॉर्ट टर्म जो होता है टेम्परेरी लोन के लिए होता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास होती है सिक्योरिटीज एंड देन आरबीआई के पास होता है एक्सेस में कैश, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज जो है उसको सेल कर देते हैं आरबीआई को एंड आरबीआई उसके बदले उनको क्या देता है, पैसे देता है। और जो पैसे का ये एक्सचेंज हो रहा है वो जिस वैल्यू पे होता है उसे बोलते हैं रेपो एग्रीमेंट, ठीक है। रेपो का एक मतलब यह भी होता है कि रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। रीपरचेज एग्रीमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। रेपो में क्या होता है, एक साइड है हमारा बैंक, ठीक है, और दूसरी साइड में है आरबीआई, क्लियर है जी। तो बैंक आरबीआई को क्या देगा, अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है, और आरबीआई क्या देगा उनको, कैश। जिस रेट पे ये ट्रांजैक्शन होगी उसको बोला जाता है रेपो, ठीक है। और बाद में क्या होगा, बैंक क्या दे देंगे, कैश को जो है आरबीआई को रिटर्न कर देंगे और आरबीआई जो है सिक्योरिटीज को रिटर्न कर देगा बैंक को, क्लियर है जी। तो इस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट, इन सभी रेट्स को आपको क्या है रिवाइज करके जाना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गिव मी अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई एट अ टाइम ऑफ, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, जो मैंने बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करती है आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या करती है, वो पॉलिसी रेट्स को चेंज करती है। क्यों, आरबीआई सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले आरबीआई जो है वो पॉलिसी रेट्स चेंज करेगी, ठीक है। उसके बाद आएंगे कमर्शियल बैंक्स, वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चलता है, हम बोल सकते हैं कि ट्रिकल डाउन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, ट्रिकल डाउन हो रहा है, ठीक है। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट चेंज किए वो कमर्शियल बैंक के लिए चेंज हो गए, और कमर्शियल बैंक जब चेंज करेगा तो उसके कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, कौन होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। उनके लिए जो है वो बैंक रेट है सारे
चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस कारण जो है आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स लेके चलता है, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई एट अ टाइम ऑफ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कब इंक्रीज करती है। ऑप्शन ए है लोअर इन्फ्लेशन के टाइम पे, बी हायर इन्फ्लेशन के टाइम पे, सी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बैंक्स एंड डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में है जब आरबीआई है जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हायर इन्फ्लेशन, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों? जब है हायर इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन चल रहा है वो काफ़ी फास्ट चल रहा है, ठीक है जी, और चीज़ें जो क्या हो चुकी हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। तो क्या करेगी, ड्यू टू द हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई उस टाइम क्या करेगी, वो किसी भी तरह से जो मनी का फ्लो है उसको कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी हैं और लोगों को चाहिए तो वो उसको एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, तब आरबीआई क्या करेगी, जो मनी है उसकी जो फ्लो को कम करने के लिए मनी को महंगा कर देगी, सो दैट लोगों के हाथों में जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्चने वाला पैसा है, वो कम बचे, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन के लेवल, ठीक है, इन्फ्लेशन के लेवल जब भी हाई होते हैं तो आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करती है और इंक्रीज कर देती है, सो दैट जो भी हमारी पब्लिक है वो कम से कम क्या है, परचेजेस करे। क्लियर है जी। उसके बाद ठीक है, एक ऑपोजिट सिचुएशन करते हैं, उसमें क्या है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो है इन्फ्लेशन के लेवल्स काफ़ी कम है, ठीक है, और लोगों के पास मनी सप्लाई काफ़ी कम है, ठीक है। तो मनी सप्लाई को बेसिकली जो है आरबीआई लेकर चलती है, ठीक है। अब जब मनी सप्लाई कम है तो लोगों को ज़्यादा पैसा देने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन के लेवल नॉर्मल जो है आ जाए, वैसे तो जो लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है वो हार्म नहीं करते हैं कंज्यूमर को, बट सम टाइम वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्म करते हैं, ठीक है जी। जब लोगों के पास इन्फ्लेशन के लेवल कम है, मनी सप्लाई कम है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट्स को क्या कर देगी, कम कर देगी, सो दैट मनी जो है वो चीपर रेट्स पे लोगों को अवेलेबल हो जाए। क्लियर है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी। क्लियर है। तो इन्फ्लेशन का ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से देख के जाना है। क्लियर है। और आरबीआई किस जो है इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करती है अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो उनकी होती है, कमेटी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई किस जो है इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसको आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो दो लिस्ट दी गई हैं, फर्स्ट लिस्ट में हमें क्या है, एक एक्ट दिया गया है एंड दूसरी में उसकी एम्स दी गई हैं और हमें मैच करना है करेक्टली कि कौन सी जो एक्ट है उसका क्या एम है। ठीक है। फर्स्ट है एमआरटीपी, बी फैमा, सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या डी वेल्थ टैक्स। ठीक है जी। तो कुछ हमारे पास इकोनॉमिक टर्म्स हैं। ठीक है। तो पहले आपको एमआरटीपी एंड फैमा का क्या है, जो फुल फॉर्म है वो क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म ही पता है तो उससे भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो एमआरटीपी की फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1991। क्लियर है। इसमें मैंने चाहे आपको आंसर दिखा दिया है बिकॉज हमारा जो मोटिव है वो है रिवीजन का। ठीक है। तो करेक्टली जो हमारी एमआरटीपी की क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1991 एंड फैमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। ठीक है जी। तो अगर हम नेम के हिसाब से जाएं तो एमआरटीपी एक्ट का क्या जो हो सकता है, ठीक है जी, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, कंट्रोल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फोर्थ है रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है। तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के हिसाब से क्या एम होगा इसका, 3। ठीक है जी, कंट्रोल ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। उसी तरह फेमा का क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा उसके ऊपर क्या रेगुलेशन रहेंगी, इस एक्ट में जो है कंप्लीट है, कॉडिफाई किया गया है। ठीक है जी। तो बी का होगा हमारा 1, तो ए का हो गया 3, ए का 3 दो ऑप्शंस में है, बी या डी। ठीक है। उसके बाद बी का है 1, बी का 1 है हमारा बी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। बट आपको बाकी सारे भी रिवाइज करके जाने हैं क्योंकि अगर इनको किसी और के साथ पेयर अप करके क्वेश्चन आए तो आपको वो भी बनना चाहिए। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हमारा एक्ट होता है उसका किस पे एम होता है, प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है। इसमें जो है लेआउट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं उसके बारे में कंप्लीट जो है रेगुलेशंस बनाई गई हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। ठीक है। वेल्थ टैक्स जो होता था कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जैसे जैसे लेवल ऑफ वेल्थ है वो काफ़ी बढ़ता जाता था उस हिसाब से टैक्स रेट है जो वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो क्या एम है कि कंसंट्रेशन जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ना हो जाए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा टैक्स लेंगे। ठीक है। और इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो टर्म इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड की जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है रोड्स, बी रेलवेज, सी पावर या डी फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फूड प्रोडक्शन जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है। रोड्स, रेलवे, पावर सप्लाई, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ फूड ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके अलावा और कौन कौन सी हमारी एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवेज, इंटरनेट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, स्टोरिंग फैसिलिटीज़, वेयर हाउसेज हो गए, गैस पाइपलाइंस, ऑयल्स हो गए, रिफाइनरीज हो गए, वो सब चीज़ें जो एक इकोनॉमी को क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उन सबको हम पार्ट बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये सब उसकी क्या है एग्जाम्पल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ द कैश रिजर्व्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हमारी इसमें कवर हो रही है कि वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व्स की जो है फॉर्म में RBI के पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए SLR, बी CRR, सी बैंक रेट या डी रेपो रेट, ठीक है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म्स आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड जो कैश रिजर्व है CRR है उसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है जी। जो SLR होती है वो होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, क्लियर है। और इसको क्या है SLR को बैंक्स को अपने पास ही खुद जो है मिनिमम रिजर्व की फॉर्म में जो होता है मेंटेन करना पड़ता है, क्लियर है। तो SLR जो होते हैं बैंक जो है अपने साथ ही मेंटेन करते हैं, अपने पास कुछ मिनिमम रिजर्व रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो, ठीक है। और जो कैश रिजर्व रेशो होती है उसमें जो होते हैं बैंक RBI के पास जो रखते हैं अपना कैश को कुछ जो मिनिमम परसेंटेज होती है वो RBI के पास रिजर्व करवाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which of the following has been implemented by the government of India under the reforms in the banking sector as per the नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है नरसिम्हम कमेटी और इसके क्या क्या जो गोल्स थे, ठीक है, क्या क्या इसकी सजेशंस थी, कितनी बार बनी, कौन से ईयर में बनी, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन अगर सबसे आना होगा तो ये भी आ सकता है कि जो नरसिम्हम कमेटी है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये जो है हमारी रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी, क्लियर है। इसके कौन कौन से इनमें से एम्स थे, इसके बारे कौन कौन सी सजेशंस थी, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है डी रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। बी है लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन, सी डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट या डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो नरसिम्हम कमेटी जो है वो किसके लिए थी, बैंक्स जो हैं आफ्टर 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये देखा गया था कि बैंक्स की एफिशिएंसी काफ़ी कम है। तो 1991 में जो फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी है वो बनाई गई थी और इसने सजेस्ट किए थे कुछ मेजर्स, ठीक है। उन मेजर्स को आपको क्या है क्लियरली रिवाइज करके जाना है। उनमें ये तीनों ही मेजर थे कि एंट्री ऑफ द प्राइवेट बैंक है उसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए सो दैट प्राइवेट सेक्टर जो है बैंकिंग जो में आए, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी जो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। दूसरा लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन, यस यह भी कहा गया था। तो इसका क्या एम था कि जो हमारे लोअर लेवल जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे और बैंक जो है वो विलेजेस में भी खुले, ठीक है। तो लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन भी इनका क्या था, एक जो है रिकमेंडेशन था, ठीक है। थर्ड है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। पहले इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड थे, ठीक है। बैंक पूरे कंट्रोल जो है सेंट्रली जो है RBI कंट्रोल करती थी। अब क्या है RBI एक इंडिकेटिव लेकर आती है, उसके हिसाब से कमर्शियल बैंक चेंज करते हैं, बट कम्प्लीटली जो रेगुलेशन नहीं है कि फिक्स्ड इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही जो है रिकमेंडेशन थी नरसिम्हम कमेटी की और इसकी जो सेकंड कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन भी आपको क्या है रिवाइज करके जानी है, ठीक है। और ये नरसिम्हम कमेटी है 2 बार बनी थी, 1991 में इसको नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट बोलते हैं, 1998 में, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो रिसेंटली फेब में क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज होता है, ठीक है। उसको कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है, इसके बारे में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लानिंग कमीशन, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है
वही हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है पब्लिश करती है, ठीक है। सो द इकोनॉमिक सर्वे जो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर आए तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इस जो है खुद ही पार्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है। क्लियर है। तो प्रिपेयर और पब्लिश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बजट, ठीक है। तो बजट के रिगार्डिंग जो है हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। बजट के बारे में भी आपको कंप्लीटली रिवाइज करके जाना है कि बजट कौन बनाता है, ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड रहता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये सब जो है बजट का आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और अगर कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट की गई हैं बजट में, उनको भी आपको जो है पॉलिसी डेवलपमेंट है उनको भी रिवाइज करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अ फ्यूचर पीरियड सेटिंग आउट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर और फाइनेंसेस का एक स्टेटमेंट होता है बजट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन प्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी टू द पार्लियामेंट, जिसमें क्या होता है एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सपेंडिचर होंगे हर फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 111 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी इस बजट को, जिसमें एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस बताए जाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट कौन करता है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हु प्रेजेंट्स बजट इन द पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है। A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ या D नन, ठीक है जी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से पढ़ना है, फिर ही मार्क कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है A, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी है इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें मैंने अगेन मेंशन किया था स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में जो आपको है फैक्ट्स को देख के चलना है, और ये जो हमारा फैक्ट है वो गलत है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 1112 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। बजट टर्म कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। अंडर आर्टिकल 1112 हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक बनाया जाता है, ठीक है। इसी को हम बजट बोलते हैं, जिसमें जो है एक्सपेक्टेड हमारे रेवेन्यूज़ और प्रपोज्ड जो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उनके बारे में सारा मेंशन करती है गवर्नमेंट फॉर अ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। एक साल के लिए बनाया जाता है। क्लियर है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप आई होप आए सबको क्या है ये अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी पीडिया के साथ क्या है जुड़ के उसको क्वालिटी कंटेंट और लेस कोर्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।